हमारा देश डिजिटलाइजेशन की ओर लगातार बढ़ रहा है, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा भी है कि किसी को डिजिटली अरेस्ट भी किया जा सकता है? अभी तक आपने पुलिस द्वारा फिजिकली अरेस्ट तमाम बार सुना और देखा भी होगा, लेकिन क्या अब दुनिया डिजिटलाइजेशन के इस दौर में इतना आगे बढ़ गई है कि अब गिरफ्तारी भी डिजिटल होने लगेगी? आप जो सुन रहे हैं यह कोई मजाक नहीं है, यह सच है। अगर आप सोचते हैं कि आपने कोई अपराध नहीं करा है, तो भी आप डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं। इस प्रकार के अरेस्ट के लिए आपको अपराधी होना आवश्यक नहीं है। आपके पास अगर आधार कार्ड है और पासपोर्ट धारक है और विदेश जाने की कोई तैयारी या विदेश से आपका कोई संबंध है, तो कभी भी आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा सकता है। और इस प्रकार के डिजिटल अरेस्ट से जान छुड़ाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हजारों नहीं लाखों, वह भी 1-8 लाख नहीं, 10 से 15 लाख तक खर्च करने पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं खोज खबर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये घंटे जैसी आकृति को जरूर क्लिक करें। आपके द्वारा ये लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी पत्रकारिता को संबल प्रदान करता है। आपने अभी तक जो कुछ सुना है वह एकदम सही है। आप एक साधारण और न्यायप्रिय नागरिक हैं, तब भी आप हो सकते हैं डिजिटली अरेस्ट। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने जानने वालों को इसे शेयर जरूर करें, जिससे वे इस प्रकार की घटना से बच सकें। इस प्रकार की घटनाओं में ताज़ा उदाहरण फरीदाबाद की रहने वाली अनन्या का है, जिसके साथ यह घटना घटी। वह जो कि आईटी जैसे विषय की छात्रा भी रही है, वह 17 दिनों तक लगातार अपने घर में ही डिजिटली अरेस्ट रही और इस अरेस्ट से उसे छूट भी तब मिली जब वह अपना 2.5 लाख रुपए गंवा चुकी थी। ऐसा ही दूसरा मामला फरीदाबाद के ही गुप्ता जी के साथ भी घटा। दोनों का घटनाक्रम और कार्य प्रणाली बिल्कुल एक जैसी ही है। जानिए कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट। इस पूरे खेल को बेहद कानूनी भाषा के प्रयोग के साथ दबाव बनाकर अंजाम दिया जाता है। अनन्या के पास लखनऊ से एक कस्टम ऑफिसर की कॉल आती है। वह बताते हैं कि आपके आधार कार्ड के जरिए कंबोडिया एक पार्सल भेजा जा रहा है। इसमें बहुत सारे पासपोर्ट और एटीएम हैं, जो कि सभी फेक हैं। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी है। साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी संलिप्तता के आरोप लगाते हैं, जिस पर अनन्या इस पार्सल को अपना होने से इनकार करती है। तब वह कस्टम ऑफिसर खुद ही उसको पार्सल के खिलाफ शाम तक लखनऊ पहुंचकर लखनऊ पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहता है। फरीदाबाद से उसी दिन शाम तक लखनऊ पहुंचना इतना आसान नहीं रहता है। यह सुनकर अनन्या घबरा जाती है। तभी वह ऑफिसर अनन्या को ऑनलाइन एफआईआर करा देने का एक ऑप्शन भी देता है। कहता है कि वह ऑनलाइन एफआईआर के लिए लखनऊ के पुलिस अधिकारियों से उसकी कॉल को कनेक्ट कर रहा है। जब पुलिस अधिकारी अनन्या के साथ कॉल पर आता है तो वह अनन्या को अपना स्काइप ऑन करने को बोलता है। अनन्या उसके कहे अनुसार स्काइप को ऑन करती है और जैसे ही वह ऑनलाइन स्काइप पर आती है, वह बताता है कि अब वह डिजिटली अरेस्ट हो चुकी है। अब वह ना तो कॉल काट सकती है और ना ही कैमरा ऑफ कर सकती है। अगर ऐसा करा तो तत्काल ही लोकल पुलिस उसके घर पर आकर उसको फिजिकली अरेस्ट कर लेगी। जब अनन्या अपने घर वालों को यह बात बताने के लिए उस अधिकारी से कहती है, तो वह कहता है कि अब आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकते। इसके बाद वह पुलिस अधिकारी जांच और जानकारी इकट्ठा करने के नाम पर अनन्या के तमाम बैंक अकाउंट और स्टेटमेंट व अन्य कागजात ऑनलाइन ही मंगाता है। साथ ही अनन्या को एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ कुछ कानूनी कागजात जिन पर भारत सरकार की मोहर इत्यादि भी लगी होती है,
ऑनलाइन ही भेजता है। यह कार्य वह अनन्या को ये विश्वास दिलाने के लिए करता है कि कहीं उसके द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद वही पुलिस अधिकारी कोर्ट में भी अनन्या को ऑनलाइन कॉल से कनेक्ट करता है, जिसके बाद वह बताता है कि अनन्या के ऊपर 3.8 करोड़ रुपए का चार्ज बना है, जिसमें उसको 5% जमानत राशि के रूप में 15 लाख कोर्ट को ऑनलाइन जमा करने होंगे। अनन्या ये सुनकर असहाय व बेबस हो जाती है। अनन्या मुश्किल से अपने खातों में पड़ी हुई फीस की 2.5 लाख रुपए की रकम उनको जमानत राशि के रूप में तत्काल जमा कर देती है। इसके बाद इस मुकदमे से जान छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं होते और लगातार उसके ऊपर 17 दिनों तक इसी प्रकार दबाव बनाए रहते हैं। अंत में जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अब और पैसे निकालना मुश्किल है, तब वह उसे डिजिटली अरेस्ट से मुक्त करते हैं। उसके बाद अनन्या इस मामले को अपने भाई को बताती है। भाई को जैसे ही पता लगता है, वह घर पर अपने माता पिता को पूरी घटना बताता है। तब जाकर इस पूरी घटना का खुलासा हो पाता है। इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान वह अपने माता पिता के साथ उसी घर में रह रही होती है, लेकिन उनको इस बात की तनिक भी भनक नहीं लग पाती कि घर में चल क्या रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले सातिर कितने सातिर हैं और उनके काम करने का तरीका कितना सातिराना। अब तक आपको ये मामला समझ में आ गया होगा कि अनन्या के साथ घट रही घटना ठगी का ही निकाला गया एक नया तरीका है। इसमें सामने वाले साधारण लोग अपने आप को बचाने के चक्कर में इन ठगों की हर बात मानते चले जाते हैं और वह लाखों रुपए गंवा देते हैं। इस पूरी घटना से आप अच्छी तरह समझ जाएं कि यदि इस प्रकार का कोई कॉल आपके पास या आपके किसी भी जानने वाले या रिश्तेदार के पास आता है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें कि इस प्रकार आपको कोई ठगने का प्रयास कर रहा है। यह सीधे सीधे ठगी के लिए निकाला गया एक नया तरीका है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिचितों में शेयर ज़रूर करें, जिससे इस प्रकार की ठगी के खिलाफ जागरूकता बढ़ सके और वे भी इस प्रकार की घटना होने से अपने आप को बचा सकें। आज बस इतना ही। नमस्कार।